हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी प्यारी सी क्लास में। आज हम बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालकों पर बल, और दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। इससे पहली क्लास जो हमने करी है उसमें हमने एम्पियर्स के जो लॉ था वो पढ़ा है, उसके नियम पढ़े थे। और उसके बाद कोई भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे तो उसका पथ सरल रेखीय होगा। लंबवत प्रवेश करे तो उसका पथ वृत्तीय होगा। और यदि किसी कोण पर प्रवेश करे तो उसका पथ कुंडलिनी होता है। ठीक, मतलब एक प्रकार से सर्पिलाकार पथ जैसा स्प्रिंग होता है। तो ये बातें हमने सारी सारी पिछली क्लास में पढ़ ली थी। तो अब आपकी क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एग्जाम में उसके जो पूछे जाने के चांस रहते हैं वो बहुत अधिक रहते हैं, और लगभग हर 3 साल में से 2 साल में वो पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस पॉइंट की। ठीक, पॉइंट क्या है आपका कि एक समान चुंबकीय, या ये कह लीजिए, मैं इसको साफ ही कर देता हूं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। अब यदि आप मान लें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है और इसमें एक धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। और इसमें जो प्रवाहित धारा है वो स्मॉल आई है। तब इस चालक पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित हो जाएगा। तो उस बल का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? बल का व्यंजक। अब हमने मान लिया ये जो चालक है कि माना चालक की लंबाई कैपिटल एल, तो इसकी लंबाई कितनी मान ली हमने? कैपिटल एल मान ली। तथा परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होता है? ये मान लिया कैपिटल ए ए। तथा तार के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है। तब इस चालक में जो प्रवाहित धारा होगी, चालक में प्रवाहित धारा स्मॉल आई बराबर कितनी हो जाएगी? NEA इंटू वीडी। यह आपने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब इसका सूत्र आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, परिच्छेद क्षेत्रफल a हो, और इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश e हो, तो उसमें प्रवाहित धारा जो I होगी वो होगी NEA vd के बराबर। ठीक है।
अब चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस चालक में गति करेगा, इलेक्ट्रॉन की गति किधर होती है, धारा की विपरीत दिशा में। मतलब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में गति कर रहा है और वो भी कितने कोण पर, थीटा कोण पर। तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय, अब ये आप पहले मान लीजिए कि माना चालक चुंबकीय अक्षेत्र में, चुंबकीय अक्षेत्र में अक्षेत्र की दिशा से, अक्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। अब जब चालक थीटा कोण पर रखा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो गति करेगा वो भी किस कोण पर करेगा, थीटा कोण पर। तब चुंबकीय अक्षेत्र द्वारा, चुंबकीय अक्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, आरोपित चुंबकीय बल कितना होगा, आपने सूत्र पढ़ा है क्यू वी बी साइन थीटा। यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो लगने वाला बल होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्यू क्या है यहाँ पर, आवेश, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, वेग कितना है उसका वीडी, चुंबकीय क्षेत्र बी है और एंगल आपका थीटा ही है। ठीक है, अब इस चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल है ए, लंबाई है इसकी एल, तब चालक का आयतन कितना होगा, चालक, यदि चालक का आयतन ए गुना एल हो, ए गुना एल का मतलब अक्षेत्रफल और गुना लंबाई। आपने पढ़ा है कि चालक तार कैसा होता है, बेलनाकार, और बेलन का अक्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये परिच्छेदक क्षेत्रफल, और इसकी लंबाई कितनी है एल। अब इस परिच्छेदक क्षेत्रफल को क्या मान सकता हूं मैं, ए, तो इनटू एल। तो इसका मतलब जो चालक का आयतन है वो क्या होगा, ये जो सूत्र लिखा है हमने ये किसका लिखा है, आयतन का, वॉल्यूम का। भाई आपने 10th में मैथ में सूत्र पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल होता है और एच बेलन की ऊंचाई होती है। अब यहाँ बेलन की लंबाई या ऊंचाई बात एक ही है, एल मान रखी, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, ए इंटू एल। ठीक है, अब मतलब आपको यहां से एक बात पता लग चुकी है कि चालक का जो आयतन है वो कितना है, एल। अब आपने मान रखा है कि तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो एल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तब चालक के ए इंटू एल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n इंटू एल। भाई एक आयतन में n थी तो एल आयतन में कितनी हो जाएगी, n इंटू एल होगी। तब चालक पर लगने वाला कुल बल, अब आपने एक बात पढ़ी है अभी कि एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल था एफ डैश, टोटल इलेक्ट्रॉन है इतने, तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल क्या होगा, एक
इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल और गुना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना था, एफ डैश। एफ डैश का मतलब ई वी डी बी साइन थीटा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, एन ए इंटू एल। ठीक है कहानी। अब इसमें से आप क्या कर लीजिए, एन ए, भाई एन ये है ई एन ई ए वी डी, मतलब आपने दो ये और दो ये इकट्ठे करके लिख ली, एन एन ई ए सॉरी एन ई ए वी डी, ऐसे लिख लिया। और आपके पास कौन है, बी एल साइन थीटा। तो इन सभी राशियों को हमने इस प्रकार एडजस्ट करके लिख लिया है। अब समीकरण फर्स्ट से एन ई ए वी डी बराबर कितना है, आई है, तो इसमें रख देंगे। रखने पर तो एफ बराबर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, जब इसकी जगह आप आई रखोगे, आई बी एल साइन थीटा। ये आपके पास किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र बन चुका है। अगर हम इसकी विशेष स्थितियां देखें, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों में जो सबसे पहली स्थिति है वो क्या है कि यदि चालक या सिंपल चालक अक्षेत्र की दिशा में रखा हो, मतलब आपका जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हो, अर्थात जो थीटा होगा कितना होगा, 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तब इस पर जो बल होगा एफ वो कितना, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 0, तो 0। मतलब अगर चालक तार भी ऐसे ही रखा हो तो इस पर कोई बल आरोपित नहीं होगा। अतः तार पर कोई बल आरोपित नहीं होगा। ठीक है बात। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि चालक अक्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री, मतलब अक्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का मतलब है यदि चालक अक्षेत्र के लंबवत रखा हो, अर्थात लंबवत रखा होगा तो आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो होती है 1। मतलब आपके पास जो एफ होगा वो आई बी एल इंटू 1, तो एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा की जगह 1 आ गया, यानी कि आई बी एल। और इस स्थिति में आपको जो बल प्राप्त होगा वो अधिकतम प्राप्त होगा। बल अधिकतम प्राप्त होने का मतलब है कि अगर ये चालक तार इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तो इस स्थिति में इस चालक पर सबसे ज्यादा बल लगेगा, उस समय बल की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब ये आपके पास बल का फॉर्मूला निकल चुका है। ठीक है, इसके बाद परिमाण तो हमने निकाल दिया है, अब दिशा भी निकालनी है। तो इसकी दिशा के लिए एक सूत्र होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे उसको बता देंगे आपको। चलिए अब इसे साफ कर देते हैं।
अब यदि कोई भी चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर आरोपित बल का सूत्र आपने निकाल लिया है। उसका सूत्र आपके सामने है कि F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक, अगर इन्हें आप सही शब्दों में लिखो तो F बराबर बिल भी हो सकता है, बिल साइन थीटा, बी आई एल। अब इसके दिशा के बारे में बात करेंगे तो चालक पर जो लगने वाला बल की दिशा होती है वो क्या होती है। अब बल की दिशा ज्ञात करने का नियम, और नियम क्या है, वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब बाएं हाथ का नियम क्या होता है, जैसे यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और इसकी पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि परस्पर तीनों लंबवत रहे, अंगूठा, उंगली और उसके पास वाली दूसरी उंगली, यानी कि अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, तब यदि अंगूठा, तब यदि तर्जनी अंगुली धारा की दिशा में हो, सॉरी, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यम उंगली धारा की दिशा में हो, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। यदि मैं इसको ऐसे बनाऊं तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए, ये तर्जनी अंगुली है, मतलब एक प्रकार से मैं प्रजंटक बना रहा हूं, आप समझ जाना। ये कौन सी उंगली है, मध्यम उंगली। और इधर की दिशा में कौन होगा, अंगूठा, चूंकि तीनों ही परस्पर क्या है, लंबवत है। अब यदि इस दिशा में कौन हो, चुंबकीय क्षेत्र बी हो, इस दिशा में कौन हो, प्रवाहित धारा आई हो, तो ये जो अंगूठा है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, तो क्या कैसे लिखेंगे इस नियम को, कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को, दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर लंबवत हो, परस्पर का मतलब तीनों आपस में लंबवत हो, तब यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय अक्षेत्र, चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा में मध्यमा उंगली, मध्यमा अंगुली वैद्युत धारा की दिशा में हो, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा।
ठीक है, आशा करता हूं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपकी समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित एक छोटी सी बात है बस आपके लिए, वो क्या है, क्योंकि इससे संबंधित आपने सूत्र पढ़ लिया है, इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे वो भी आपने पढ़ लिया है। और अब हम चुंबकीय अक्षेत्र के मात्रकों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? चुंबकीय क्षेत्र के मात्रकों के बारे में। अब बल का सूत्र भी आपने क्या पढ़ा है? अभी बल का सूत्र आपने पढ़ा है F बराबर I BL साइन थीटा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। बी का मात्रक आपको ज्ञात करना है। एल का मात्रक क्या होता है, यानी कि लंबाई, मीटर। और साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। तो एम्पियर और मीटर इधर बटे में जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि जो बी का मात्रक होगा वो क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इतनी बात आपके समझ में आ गई है। इसी का एक दूसरा मात्रक होता है टेस्ला। ठीक, बी के अन्य मात्रक जैसे टेस्ला, गाउस, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। यानी कि टेस्ला भी इसका मात्रक होता है, गाउस भी होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ये आपको सभी मात्रक याद रखने हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इनमें से आ जाता है। अब एक टेस्ला 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है और 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर 10 की घात 4 गाउस के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात। जैसे अगर मैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो लगभग 0.5 गाउस के आसपास है। यानी कि कितना? 0.5 गाउस। और 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में कितना होते हैं? 10 की घात 4 गाउस। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इज इक्वल टू होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं विमा के बारे में बात करूं, बी की विमा, तो कैसे ज्ञात करेंगे बी की विमा? आपके सामने फॉर्मूला है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो न्यूटन की विमा क्या होती है? एम एल टी की पावर -2। एम्पियर, एम्पियर की विमा एम्पियर ही होगी, और लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसकी विमा एल। ठीक, ये दोनों इससे ये कट गया, एक पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा? एम ए ऊपर पावर माइनस की, यानी कि टी की पावर -2 और ए की पावर -1। ठीक है, तो ये इसका मात्रक और विमा आप ने दोनों निकाल दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फिर एक क्वेश्चन करा देंगे। अब देखिए, इस पर हम एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि एक तार जिसमें 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय अक्षेत्र में क्षेत्र की दिशा थीटा कोण बनाते हुए रखा है। एकांक लंबाई पर लगने वाले
बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। मतलब आपके पास जो धारा की वैल्यू है वो कितनी है, 8 एम्पियर, और चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो कितना है, 0.15 टेस्ला। एंगल कितना है थीटा, वो है 30 डिग्री। और ये कह रहा है एकांक लंबाई, मतलब जो एल की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है। अब चुंबकीय बल आपको ज्ञात करना है, और अभी आपने सूत्र पढ़ा है चुंबकीय बल का, चुंबकीय बल F बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो इसमें आई कितना है आपके पास, 8, बी कितना है 0.15, और एल कितना है 1 मीटर। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो ये 8 है, 0.15 है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 2 से कट जाएगा, 4 बचेगा। तो 4 गुना 0.15, 15 चौक 60। तो 0.60 इसका आंसर बन जाएगा न्यूटन। ठीक है, अब ये बल का परिमाण निकाल लिया है आपने, दिशा किधर बताओगे। अब ये कह रहा है कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र, इसका चित्र ये होता बी, ठीक है, और इसमें जो वायर रखा है वो ऐसे रखा है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये एंगल कितना है थीटा। तो अब जब आप इसमें बाएं हाथ का नियम लगाओगे तो कैसे लगाओगे, सबसे पहले आपको ऐसे करना पड़ेगा अंगुलियों को। अब इसे करना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और इस अंगुली को करना है किधर, धारा की दिशा में। अब धारा किधर है, धारा ऊपर की तरफ बह रही है, मतलब आपको ऐसे करना होगा। अब ऐसे का मतलब आपको ध्यान रखना है कि तार, ये बस ये मान लीजिए कि जैसे इस प्रकार रखा हो, तो ऐसे कीजिए, और अंगूठा किधर देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है, और जब आप ऐसे करेंगे तो आपको उंगली किधर करनी पड़ेगी, ये ऐसे करनी पड़ेगी। तो अंगूठा किधर जा रहा है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। जो इसकी दिशा होगी, एफ की दिशा किधर होगी, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। चलिए, अब आपको बस एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि यदि एफ का सदिश रूप पूछ लिया जाए आपसे, एफ का सदिश रूप, मतलब इस सूत्र के अकॉर्डिंग, तो एफ का जो सदिश रूप होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, वो होगा एल इंटू सॉरी आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, एल इंटू सॉरी आई इंटू एल क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो बस इस सूत्र को आपको याद रखना है कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसका क्या रूप है, सदिश रूप है। अब आपका ये टॉपिक पूरा हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे दो समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाला बल। और जो ये टॉपिक रह रहा है आपका अंतिम टॉपिक है, और बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चे पढ़ते रहे।